तो दोस्तों, आपको कैसा लगेगा जब आपको ये पता चलेगा कि मिरर में दिखने वाली आपकी इमेज रिफ्लेक्शन कोई मिरर इमेज नहीं बल्कि एक डिफरेंट एविल पर्सनैलिटी है। तो मैं आज ऐसी ही एक हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक प्रेग्नेंट लेडी की सोनोग्राफी की लाइव रिकॉर्डिंग को देखते हैं, जिसके अंदर हम दो बच्चों को देखते हैं। लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा था। दैट वॉज सो क्रीपी। देन फिर सीन कट होता है और हम मैरिया ब्रेनन नामक एक हाई स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की को देखते हैं, जो कि काफी इंट्रोवर्ट है और ज्यादा कुछ किसी से कह नहीं पाती। घर पर वो अपने इमोशंस को अपने पेरेंट्स के सामने सप्रेस करके रखती थी, क्योंकि उसके घर में उसकी कोई भी बात नहीं सुनता था, और जिसकी वजह से वो काफी खाना पीना भी कम करती थी, और जिसकी वजह से उसका वेट भी काफी कम हो गया था। मरिया के फादर का नाम था डैन, जो कि पेशे से एक प्लास्टिक सर्जन थे, और उनको हर चीज परफेक्ट पसंद थी, जिसके कारण वो मारिया के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहा करते थे। मारिया की माँ का नाम होता है एमी, जो कि डिप्रेशन और नाइटमेयर से जूझ रही होती है। एमी अपने पति के अफेयर्स के बारे में सब जानती थी, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करती थी कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अब स्कूल में मारिया को एक मार्गो नाम का लड़का हमेशा तंग करता रहता था, और ये देखकर बाकी सब भी उस पर हंसते हैं, क्योंकि वो सबसे थोड़ा दूर रहा करती थी। मरिया की एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम लिली था, पर वो उससे जलती थी क्योंकि उसको उसके बॉयफ्रेंड पर क्रश था। लिली उसे काफी चीयर अप करने की कोशिश करती थी, लेकिन मरिया कभी खुश नहीं रह पाती थी, जिसकी वजह से वो स्मोकिंग भी करती थी, इवन एट स्कूल। अब एक दिन मरिया को एक्सीडेंटली घर में एक सोनोग्राम इमेज मिल जाता है, जिस इमेज के अंदर ट्विंस बच्चे थे। अब हम देख पाते हैं कि ये वही एग्जैक्ट इमेज है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाई गई थी। इसके बाद ही मारिया को उसके मिरर रिफ्लेक्शन से आवाजें आना शुरू हो जाती है, और वो अक्सर अपनी मिरर इमेजेस को अलग ही चीजें करते हुए पाया करती थी, जिससे शुरुआत में वो तो डर जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो अपनी मिरर इमेजेस से बातें करना स्टार्ट कर देती है। तो वो मिरर इमेज उसका नाम भी बताती है, जिसका नाम था एरम। वो काफी ज्यादा सुंदर थी, चार्मिंग थी और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। बेसिकली जैसा मरिया बनना चाहती थी, एरम के अंदर वो सारे गुण थे। वो दोनों आपस में काफी बातें करने लगती है, और तब मरिया को लगता है कि चलो कोई तो है जो मेरी बातों और मेरी फीलिंग्स को समझता है। अब यहाँ पर मारिया को प्रोम नाइट के लिए जाना था, जिसके लिए उसके पेरेंट्स उसको फोर्स करते हैं, लेकिन वो इसके लिए श्योर नहीं थी कि वो किसके साथ वहाँ पर जाए। वहाँ पर जाके आइस स्केटिंग डांस करना था, लेकिन मारिया को आइस स्केटिंग करना नहीं आता था, बट यहाँ लिली उसको सिखा रही थी। अब मरिया आइस स्केटिंग करते टाइम गिर जाती है, और लिली यहाँ पर उसकी हेल्प नहीं करती, ये कहते हुए कि वो जानती है कि मारिया शोन को पसंद करती है, लेकिन वो उसका बॉयफ्रेंड है जिसकी तरफ वो अब बिल्कुल भी ना देखे। जहाँ दूसरी तरफ शोन एक अच्छा लड़का था, क्योंकि वो हमेशा ही मारिया की हेल्प किया करता था, जिसको देखकर लिली को काफी ज्यादा जलन होती थी। अब एक रात मरिया अपने पिता के साथ बाहर घूमने जाती है, जहाँ पर मार्क उसको आकर इनडायरेक्ट वे में तंग करता है, जिस चीज को देखकर मारिया का पिता उसे अपनी क्लिनिक पर बुलाता है और उसको एक सरप्राइज देने की बात करता है। जिसके बाद मरिया को ये लगता है कि अब उसको खुद की कार मिल जाएगी, ताकि वो अब बस में इन लोगों के साथ ना जाए। लेकिन वहां जाने के बाद उसका पिता उसे शॉक दे देता है कि वो उसके नोज एंड ईयर्स और लिप्स की सर्जरी करेंगे, ताकि वो परफेक्ट दिखे, जिससे मरिया और उसकी मिरर इमेज काफी गुस्सा हो जाती है कि उसके पिता तो बस परफेक्शंस को ढूंढते रहते हैं और उससे प्यार नहीं करते। और हाँ, एक और चीज कि मारिया काफी रिच फैमिली से थी। खैर, अब मरिया प्रोम नाइट में जाने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन वहाँ पर जाकर होता ये है कि मार्क उसकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर देता है, जिसके बाद वो रोते हुए वॉशरूम में जाती है, और वो एरम से अपनी जगह बदल लेती है, ताकि वो उसकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे।
और दोस्तों यहाँ पर जो एक्टिंग में बदलाव आता है वो वाकई में देखने लायक था। अब एरम मारिया की जगह लेकर सभी से बदला लेने लगती है, जिसमें सबसे पहले तो वो मार्क को फीमेल शावर रूम में उठा कर ले जाती है और फिर उसका घुटना हॉकी स्टिक से तोड़ देती है, जिससे मार्क तो हमेशा के लिए ही चुप हो जाता है और अब वो उसको कभी भी तंग नहीं करता। अब हम देखते हैं कि घर के अंदर भी उसका नेचर बदल जाता है और वो खाना खाने लगती है, जिससे सब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब बाकी दुनिया के लिए वो तो मारिया ही थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि एरम ने मारिया की जगह ले ली है, क्योंकि दुनिया के लिए वो तो मारिया है, लेकिन हम ऑडियंस के लिए उसे एरम बुलाएंगे, क्योंकि एरम और मारिया दोनों डिफरेंट लोग हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा था, इस चीज के पत्ते भी अंत में खुलेंगे। अब प्रोम नाइट के बारे में वो सबको अच्छी ही बातें बताती है और दूसरी तरफ मारिया भी खुश थी कि अब सारी चीजें सही हो रही है, लेकिन यहाँ से अब चीजें एक बुरा मोड़ लेने लगती है। एरम अब अपने पिता के क्लिनिक में जाती है और उसके पिता के अफेयर्स के बारे में एमी को पता चल जाए, ऐसा कुछ प्लान करती है। लाइक वो एम की गर्लफ्रेंड और एमी को एक ही टाइम पर क्लिनिक पर बुलाती है, जिससे वो समझ जाती है कि उसके पिता का अफेयर किसके साथ है। अब घर आकर वो अपनी माँ से बदतमीजी भी करती है कि उनको उसके पति के अफेयर के बारे में सब कुछ पता है, बट फिर भी वो शांत थी। ये उसी की सजा है जिस पर एमी उसको एक जोरदार थप्पड़ मारती है, बट स्टिल वो खुश थी क्योंकि एमी को सच्चाई समझ आ गई थी। अब दूसरी तरफ एरम आइस स्केटिंग के लिए बहुत प्रैक्टिस करती है और फाइनली वो आइस स्केटिंग सीख जाती है। अब वो लिली को फिर से आइस स्केटिंग सिखाने के लिए अप्रोच करती है, तो वो उसको सिखाने के लिए मान जाती है, लेकिन यहाँ लिली उसकी आइस स्केटिंग देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि जो लड़की आइस स्केटिंग शूज़ पहनकर खड़ी तक नहीं हो सकती थी, वो इतनी अच्छी आइस स्केटिंग कैसे कर सकती है। अब एरम लिली का पीछा करने लगती है, जिससे लिली काफ़ी दूर जाती है और बस तभी वो फिसल जाती है। उसका सर एक जगह पर जाकर लगता है और उसकी वही ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। वह रोने का नाटक करके पुलिस को फोन लगाती है कि लिली फिसल गई है और शायद वो अब मर चुकी है। वही फोन के रिफ्लेक्शन में हम मारिया को रोता हुआ देखते हैं, क्योंकि वो ये सब नहीं चाहती थी। लिली का ब्यूरियल रखा जाता है और वहाँ पर शॉन भी होता है, जिस पर एरम की नज़र थी। यू नो सीक्रेट डिजायर्स ऑफ मारिया। अब पुलिस को यहाँ पर एरम पर शक होता है, क्योंकि लिली एक आइस स्केटिंग चैंपियन थी, जिसके चलते वो फिसल कर मर गई। इस बात पर यकीन करना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो रहा था। अब एरम सीधा शॉन के घर जाती है और कन्फेस करती है कि वो उसको बहुत पसंद करती है और बस वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, जिससे कि मारिया का एविल रूप यानी कि एरम अपनी इच्छाएं पूरी कर रही थी। वो दोनों अक्सर स्कूल को बंक करते हैं और एंजॉय करते हैं, लेकिन उनका पुलिस पीछा करती रहती है, क्योंकि उन दोनों पर ही पुलिस को शक होने लगता है। खैर दूसरी तरफ उसके पिता डैन और उसकी माँ एमी के बीच में लड़ाई होने लगती है, और जिसकी वजह से डैन ने घर आना छोड़ दिया था। अब एक दिन जॉन और एरम स्कूल बंक करके होटल जाते हैं, पर तभी शॉन की माँ उसे फोन लगाती है कि पुलिस तुम दोनों से बात करना चाहती है, जिसके चलते शॉन एरम को अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन वो पुलिस से बात करना नहीं चाहती थी, जिसके चलते शॉन को यहाँ पर उस पर शक होता है और तभी वो शॉन के सर पर एक बॉटल मार देती है, जिससे शॉन की वहीं पर मौत हो जाती है। अब यहाँ पर एरम अल्कोहल पीकर सीधा डैम के ऑफिस में जाती है, जब वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब वो वहाँ पर जाकर स्ट्रिप्स करने लगती है और अपने पिता से पूछती है क्या वो उसे तब भी प्यार करते अगर वो परफेक्ट नहीं होती। अब दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। असल में जो शुरुआत में सोनोग्राफी दिखाई गई थी वो एमी की ही थी, और ओरिजिनली मारिया की एक ट्विन सिस्टर थी, जिसका नाम हम एरम कह सकते हैं। अब वो जब पैदा हुई थी तो उस टाइम पर मारिया तो परफेक्ट थी, लेकिन एरम में फिजिकल डिफॉर्मिटीज थी, जिसके कारण उसको जिंदा ही घर के सामने दबा दिया गया था, और ये सारी चीजें जो हुई थी वो एमी के परमिशन के खिलाफ हुई थी। अब ये बात हम जानते हैं कि डैन को हमेशा परफेक्ट चीजें ही पसंद आती थी, जिस कारण से एरम की सोल मिरर वर्ल्ड में ही फंस गई थी, और जब मारिया बड़ी हुई तो उसने उस पर टेक ओवर कर लिया। खैर अब डैन उसकी बात का जवाब देता है कि हाँ वो उससे प्यार करता अगर वो परफेक्ट नहीं होती, जिसके बाद गुस्सा करते हुए एरम डैन का गला काट देती है और फिर उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब एरम बाहर चलते हुए बार बार मारिया का नाम लेती है कि वो उससे बात करे,
करे, लेकिन अब मरिया उसको रिफ्लेक्शन में नजर नहीं आती, जिससे हम ऑडियंस को अब ये पता चलता है कि एरम कुछ बल्कि असल में मरिया की कमियों की रिफ्लेक्शन थी, जो कि उसके सबकॉन्शियस माइंड के रिफ्लेक्शन थी। जब उसने सोनोग्राफी की फोटो देखी थी तो उसने उस टाइम ये सब कुछ सोचा, और उसको पता था कि उसकी एक बहन थी जिसको दबाकर मार दिया गया था, जिसके कारण से उसने ये सब इमेजिन किया। यहाँ पर असल में मरिया ही थी जिसने ये सब किया था। तभी तो उसके पेरेंट्स शुरुआत से ही उसके लिए काफी ज्यादा चिंतित रहते थे, और उसका वेट लॉस भी इसलिए ही हो रहा था क्योंकि वो माइंड से थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी। और अब एरम की सारी पर्सनैलिटीज मरिया की पर्सनैलिटीज से जुड़ गई थी। तभी अंत में हमको मरिया की रिफ्लेक्शन भी नहीं दिखाई दी, क्योंकि असल में जो हम देख रहे थे वो मरिया की पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे कि आखिर वो क्या देख रही है और क्या सोच रही है। तो असलियत की बात करी जाए तो वहाँ पर कोई भी एरम नहीं थी, वहाँ हमेशा से मरिया ही थी। अंत में हम मरिया को घर के अंदर आता हुआ देखते हैं, जो कि अपनी माँ एमी के पास आकर लेट जाती है, और हम कुछ मिरर वर्स्ट शॉट्स को देखते हैं जहाँ पर एमी के साथ में 2 लड़कियां लेटी हुई थी, जो कि ये सिग्निफाई करता है कि मरिया ने अब ट्विंस की पर्सनैलिटी ले ली है और अब वो सब कुछ करने के लिए केपेबल है। और बस मूवी इसी के साथ यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो दोस्तों, आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।